हेलो, मैं पीसी सर, आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम श्वसन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। देखिए लिखा है श्वसन तंत्र, यानी श्वसन यानी जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान जितने भी अंग इसमें उपयोग में आते हैं, वो कहते हैं श्वसन तंत्र। सभी अंग को मिलाकर एक तंत्र बनता है। तो श्वसन की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। श्वसन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम भोजन ग्रहण किए रहते हैं, तो जो हमें ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर एटीपी के रूप में उसे मुक्त किया जाता है। यानी कि लास्ट में जो हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मानव शरीर उपयोग में लाता है, वो एटीपी के रूप में उपयोग में लाता है। तो हम श्वसन के बारे में क्या कह सकते हैं? एक सीधा-सा हम बोल सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इससे क्या होता है, कोशिका में जा करके ग्लूकोज का विघटन होता है, जिससे हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। उसको कहते हैं श्वसन। श्वसन के प्रकार एरोबिक श्वसन, एनाएरोबिक श्वसन, यानी कि वायवीय और अवायवीय। जो वायु की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय श्वसन, और जो बिना वायु के होती है उसे अवायवीय श्वसन। देखिए श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र वह तंत्र है जो शरीर में ऑक्सीजन O2 को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ कहा गया है, जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वायु या ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। इस दौरान जितने भी अंग उपयोग में लाए जाते हैं, उन सभी अंग को मिलाकर एक तंत्र बनता है, उसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। और श्वसन क्या है? तो श्वसन से क्या होता है? श्वसन से हम हमें क्या करते हैं? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऑक्सीजन जाता है हमारे कोशिका में, तो ऑक्सीजन से ग्लूकोज जलकर हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। अब है मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं। ये सभी अंग मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। नाक, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? नाक से। नाक के द्वारा वायु प्रवेश का मुख्य मार्ग, यहाँ वायु छानी, गर्म और नम होती है। यहाँ पर क्या होता है, वायु जो है यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो छननी लगी होती है। तो वायु क्या होती है, छन करके अंदर को प्रवेश करती है। उसके बाद ग्रसनी आता है। नाक और मुंह दोनों से जुड़ा मार्ग वायु को कंठनली तक पहुँचाता है। यहाँ से जो है यहाँ तक जो आता है कंठनली तक, यहाँ तक दोनों तरीके से मार्ग जुड़ा होता है। यहाँ से अगर हम नाक से वायु को ग्रहण करते हैं, तो वायु छन कर के आती है। लेकिन जब मुख से ग्रहण करेंगे, सीधे चली आती है, जो हानिकारक होती है। इस कारण से हमको नाक से वायु को ग्रहण करना चाहिए। कंठनली, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, यहाँ स्वर रज्जु होते हैं जो आवाज़ उत्पन्न करते हैं। वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स, जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है। उसके बाद है श्वास नली। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक नली होती है, तरीके कलर में कर दिए हैं हम। यह है श्वास नली, क्या है? श्वास नली। तो श्वास नली है। अब श्वास नली में क्या होता है? लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली, जिसमें सी आकार की उपस्थिति होती है। इसका क्या काम है? यह फेफड़ों तक वायु ले जाती है। जो हम नासा मार्ग से यहाँ नाक से वायु ग्रहण किए रहते हैं, इस श्वास नली से क्या होता है? वायु यहाँ तक आती है। अब उसके बाद आगे कहाँ जाती है? तो आगे यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक 2 भाग में बँट जाता है श्वसनी, यानी जो है 2 भाग में बँट जाते हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये इधर वाला जो है राइट है, ये तो दोनों साइड में क्या होते हैं, बँट जाते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं श्वसनी। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? क्या है ये? श्वासनली है। क्या है? श्वासनली है। यहाँ से यहाँ तक श्वासनली, उसके बाद ये श्वसनी है। श्वसनी जो है 2 भाग में बँट जाती है। अब उस श्वसनी के बाद इसको बोलते हैं श्वसनिकाएँ। ये जो हैं तरीके से श्वसनिकाएँ हैं। ये है श्वसनी, ये है श्वसनी, ये हैं श्वसनिकाएँ, श्वसनिकाएँ। तो श्वसनिकाओं के बाद यहाँ लास्ट में पाई जाती हैं कूपिकाएँ, इसी को बोलते हैं वायु कोष्ठ। अंगुरनुमा संरचना होती है ढेर सारी और इसी लास्ट में इसी अंगुरनुमा संरचना में, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं लास्ट में अंगुरनुमा संरचना दिख रही है। इसी अंगुरनुमा संरचना में क्या होता है, वायु आती है और ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, बाहर छोड़ ये गैसों का आदान-प्रदान जो है इसी में होता है। वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ यानी कि अभी जो बताए कूपिकाएँ, जो यहाँ पर अंगुरनुमा संरचना होती है, लास्ट में तो बोलते हैं कूपिकाएँ, वायु कोष्ठ, एलोविलाई। फेफड़ों में उपस्थित छोटे-छोटे थैले जहाँ वायु और रक्त के बीच गैसों का आदान-प्रदान, तो यहीं एलोविलाई में क्या होता है, गैसों का आदान-प्रदान होता है। एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। यहाँ O2 रक्त में और CO2 बाहर निकलती है। O2 क्या होती है? रक्त में मिल जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। तो है आगे पढ़ते हैं, श्वसन की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, इन्हेलेशन, श्वास ग्रहण करते हैं, एक प्रक्रिया श्वास ग्रहण करते हैं। इस तरीके से है, यही लंग्स हैं और दोनों लंग्स को जो जोड़ता है, ये क्या है? दोनों लंग्स को जो जोड़ता है डायाफ्राम, क्या है? डायाफ्राम। जब हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, इन्हेलेशन, ऐसे करके खींचते हैं, तब क्या होता है? डायाफ्राम नीचे की ओर खींचता है। क्या होता है? डायाफ्राम नीचे की ओर खींचता है। ये फूलता है, ये पूरा फूलेगा, डायाफ्राम जो है इस तरीके से फैल जाता है। वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है। ये जो वक्ष है, ये पूरा फेफड़ा है, गुहा खाली स्थान है, कैविटी है, गुहा यानी खाली स्थान, कैविटी। जब इसमें हवा भरती है, यानी हवा प्रवेश करती है तो ये फूलता है। श्वास निष्कासन, जब हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, डायाफ्राम ऊपर उठता है। अब ये डायाफ्राम जो रहता है, ऊपर उठता है। वक्ष गुहा का आकार घटता है। अब क्या होगा? वायु बाहर चली जाएगी, तो स्थान कम हो जाएगा, तो आकार क्या होता है? घट जाता है। हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और हवा क्या होती है? फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर जो कोशिकाएँ होती हैं लास्ट में यहाँ पर, ये कोशिकाएँ, इनमें जो है गैसों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। क्या होता है? विसरण होता है। विसरण क्या है? तो विसरण ये क्या होता है? जहाँ पर ज़्यादा होता है, जहाँ ज़्यादा अणु होते हैं, वहाँ से कम अणु की ओर जाते हैं। तो जब यहाँ पर ज़्यादा वायु हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम खींचेंगे, ज़्यादा वायु रहेगी, क्या होगा?
और हमारे शरीर के अंदर कम रहेगा, तो यहाँ ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ से शरीर के अंदर जाता है। तो बोलते हैं विसरण। जैसे मान लीजिए कोई अगरबत्ती है, तो हम जलाकर रख दें, तो धीरे-धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। अगरबत्ती के पास तो ज़्यादा रहेगा और पूरे कमरे में बिल्कुल नहीं रहेगा, धीरे-धीरे क्या होता है, फैल जाता है। इसको बोलते हैं विसरण, डिफ्यूज़न। अधिक शांतता से कम शांतता की ओर, इसको बोलते हैं विसरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रसारण या फैलाव, बिखराव, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब देखिए आगे, आगे लिखा कोशिकीय शोषण। देखिए जो हम श्वास लेते हैं, इसका मेन मकसद होता है ग्लूकोज जलाकर हमको ऊर्जा देना। ठीक, इसी को बोलते हैं कोशिकीय शोषण। यह शोषण होता है कोशिका में। कोशिकीय शोषण, सेलुलर रेस्पायरेशन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन जाती है कोशिका के पास, ब्लड लेकर के जाता है कोशिका के पास, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो जलता है। दोनों ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं, पानी, ऊर्जा, और जो ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में, हम उसको उपयोग कर लेते हैं। तो मानव में जो ऊर्जा उपयोग की जाती है किस रूप में उपयोग होती है, एटीपी के रूप में। कि जब हम श्वास लेते हैं, नाक के द्वारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को या फिर कह सकते हैं वायु को ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये हमारे कहाँ चली जाती है, कंठ, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद श्वसनी, उसके बाद कहाँ जाती है, ये है श्वसनिकाएँ। उसके बाद एलोविला यानी कूपिका। कूपिका में गैसों का आदान-प्रदान होता है। वहीं पर ब्लड होता है, उसी ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है। आरबीसी में ऑक्सीजन मिल जाता है और पूरे शरीर में चला जाता है। और लास्ट में कहाँ जाता है, तो कोशिका में। जब कोशिका में जाता है तो ग्लूकोज का वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, पानी और ऊर्जा बनाते हैं, जिस ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। श्वसन 2 भागों में होता है। बाह्य श्वसन। अब देखिए बाह्य श्वसन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वायु को ले जाते हैं और फेफड़े तक, और फेफड़े से फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो बोलते हैं बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन क्या है? आंतरिक श्वसन में कोशिका में जाती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज से मिलती है और हमको ऊर्जा मिलता है, तो बोलते हैं आंतरिक। फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण क्या है? अभी बताए हैं हम, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जहाँ ज़्यादा है और जहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ बिल्कुल नहीं वहीं जाएँगे ज़्यादा से, तो बोलते हैं विसरण। लाल रक्त कणों में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाँधता है। ये जो लाल रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। वो जो फेफड़े में क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, बाँध लेता है और पूरे शरीर में लेकर चला जाता है और सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। अब देखते हैं श्वसन क्यों आवश्यक है? श्वसन क्यों आवश्यक है? यानी कि श्वास हम क्यों लेते हैं? हमें क्यों लेना आवश्यक है? श्वास ना लिए तो क्या होगा? श्वसन जीवों के जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए जब हम श्वास लेते हैं, तो जो हम हमारे पास भोजन ग्रहण करने के बाद लास्ट में जो ग्लूकोज होता है, वो तब तक नहीं जलेगा, यानी तब तक हमें ऊर्जा नहीं देगा जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन का पूरे शरीर में जाना ज़रूरी है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में तभी जा सकती है जब हम श्वास लें। इसीलिए कहा जाता है श्वसन लास्ट में कहाँ संपन्न होता है, तो हमको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा से प्राप्त ग्लूकोज शर्करा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की सहायता से टूटता है और ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं, चलना, बोलना, सोचना, बढ़ना आदि के लिए आवश्यक है।
यानी जितने भी हमको चाहे चलना हो, बोलना हो, उठना हो, दौड़ना हो, कुछ भी करना हो, हमें बिना ऊर्जा के तो हम कर ही नहीं पाएँगे। हमें ऊर्जा की ज़रूरत होगी और हमें ऊर्जा तभी मिलेगी जब हम क्या करेंगे? वायु ग्रहण करेंगे, ले जाएँगे, उसमें से ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगा और कोशिका में जाएगा और कोशिका में ग्लूकोज़ ऑक्सीजन से मिलकर जलेगा, तभी हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगी। जीव क्रियाओं के संचालन के लिए हृदय की धड़कन, मांसपेशियों की गति, पाचन, उत्सर्जन, संवेदनाएँ, इन सब के लिए ऊर्जा चाहिए, जो श्वसन से मिलती है। तो मानव शरीर में जो भी क्रियाएँ होती हैं, उन सब के लिए हमको क्या चाहिए? उन सब के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि चाहिए तो ऊर्जा चाहिए, लेकिन ऊर्जा सीधे बनेगी ही नहीं बिना ऑक्सीजन के। तो हमको ऑक्सीजन चाहिए जिससे क्या बने? ऊर्जा मिले हमको। उसके स्तर पर आवश्यक प्रत्येक कोशिका को अपने कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्वसन प्रक्रिया से कोशिकाओं को वह ऊर्जा मिलती है। अब है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है। शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। तापमान बैलेंस होता है, संतुलित होता है। श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में निकलता है, जो शरीर का तापमान स्थिर रखने में सहायक होता है। इस श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग क्या होता है, ऊष्मा के रूप में निकल जाता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब श्वसन क्या है? इसको तो हम पढ़ ही लिए हैं। क्या है? जैविक प्रक्रिया है, जिसमें जीव ऑक्सीजन को लेकर भोजन यानी जो ग्लूकोज होता है, जल कर के हमको क्या मिलता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है कोशिका में और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम सीधे-सीधे बाहर ही निकाल देते हैं। अपशिष्ट पदार्थ है मानव शरीर के लिए। श्वसन के प्रकार कौन-कौन से हैं? श्वसन 2 प्रकार का होता है, एरोबिक, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये उच्च वर्ग के प्राणियों में होता है, जैसे कि मानव। एनाएरोबिक श्वसन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जैसे यीस्ट में। प्रश्न 3 है, श्वसन और श्वास-प्रश्वास में क्या अंतर है? तो श्वसन क्या है? हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन ब्लड से जाती है कोशिका में, ग्लूकोज जलकर हमको ऊर्जा मिलती है, तो बोलते हैं श्वसन। श्वसन का काम है हमको ऊर्जा प्रदान करना। और क्या लिखा है? श्वास-प्रश्वास, जिसमें श्वास में ऑक्सीजन वायु ग्रहण करते हैं, प्रश्वास में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। देखो लिखा है परिभाषा में, कोशिकाओं में ऊर्जा बनने की रासायनिक प्रक्रिया क्या है? श्वसन। हवा का अंदर बाहर जाना, श्वास-प्रश्वास है ये। ठीक? श्वसन क्या है? कोशिकाओं में ऊर्जा बनने की क्रिया है। यानी श्वसन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। श्वास-प्रश्वास में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ हम ऑक्सीजन ले जाते हैं, फेफड़े तक वायु जाती है और वो फिर से वायु वहीं से क्या होती है? बाहर निकाल दी जाती है। तो कहते हैं श्वास-प्रश्वास, ब्रीथिंग यानी श्वास लेना। जब जबकि श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ़ क्या होता है? फेफड़े तक वायु गई और फेफड़े से बाहर आ गई, कोई क्रिया नहीं हुआ। क्रिया तो कोशिका में होता है, क्योंकि वो श्वसन में आता है। लास्ट में इसमें परिणाम क्या होता है, ऊर्जा एटीपी प्राप्त होती है।
केवल ऑक्सीजन का प्रवेश और CO2 का निष्कासन। बस एक्सचेंज होता है केवल गैसों का बस। किसका? तो ऑक्सीजन मिल जाती है ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड निकल आता है फेफड़े से। नहीं, फेफड़े तक ही जो होता है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। वो किस में आता है? श्वास-प्रश्वास में। फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान कैसे होता है? तो फेफड़े में लास्ट में पाए जाते हैं एल्वियाई, कोशिकाएँ, वायु कोष्ठ। फेफड़ों की वायु कोशिकाएँ एल्वियाई और रक्त की कोशिकाओं के बीच प्रसरण द्वारा गैसों का आदान-प्रदान होता है। अब गैसों का आदान-प्रदान होता है, अधिक यानी कि सांद्रता जो होती है, उधर से कम सांद्रता की युक्त गैस जाते हैं। इसी को बोलते हैं विसरण। एटीपी क्या है और इसका क्या कार्य है? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है। यह सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती है।